आज आप लोगों को जो पोस्ट मेनोपॉज़ल सिम्पटम्स रहते हैं, उसके रिलेटेड जितना भी प्रॉब्लम्स है, वो आजकल डे टू डे लाइफ़ में हमारे पास पेशेंट जब आते हैं, तो वो पूछते हैं कि पोस्ट मेनोपॉज़ल सिम्पटम्स अलग-अलग रहते हैं, तो उसमें क्या देना चाहिए? कैसे इलाज करना है? तो आयुर्वेदिक डॉक्टर के पास ना आज दुनिया जो है, वो बहुत अपेक्षा से देख रही है। तो हमें पोस्ट मेनोपॉज़ल सिम्पटम्स को आयुर्वेद की दृष्टि से कैसे देखना है? उसके बारे में मैं बताने के लिए आया हूँ। तो सबसे पहले पोस्ट मेनोपॉज़ल सिम्पटम्स के लिए हमारे पास पेशेंट आ रहे हैं, तो हमारे पास ना कुछ ऐसे प्रोटोकॉल होना चाहिए कि हमें क्या मेडिसिन देना है, कैसे मेडिसिन देना है और क्या देना है। तो उसके लिए ही मैं आप लोगों को विस्तार से बताने के लिए आया हूँ। तो पहले तो मैं ये बताना चाहता हूँ कि हमारे पास जब पेशेंट आती है मेनोपॉज़ का छोड़िए, नॉर्मल भी कोई भी पेशेंट आती हैं, तो हम लोगों के पास जब बिफ़ोर पीरियड्स कोई पेशेंट आती है और उनका मेंसेस जो है वो इर्रेगुलर है, तो हमें क्या करना है कि बिफ़ोर पीरियड्स हमें दशमूलारिश देना चाहिए। और जब ड्यूरिंग मेंसेस आ रहा है, तो सारस्वता-रिश देना चाहिए। इसका क्या रोल है, वो मैं आपको बता रहा हूँ। और आफ्टर पीरियड्स हमको कुमारी आसव देना चाहिए। यह क्यों? ऐसा क्यों है? तो बिफ़ोर पीरियड्स ना जब हम दशमूलारिश देते हैं, तो दशमूलारिश जो है ना, वो क्या करता है कि मेंसेस को अच्छा रेगुलर लाने के लिए जो भी वहाँ पे ये हो रहा है मतलब क्रियात्मक जो चेंजेज़ हो रहे हैं, तो वहाँ वात, कफज और ऐसा दवाई चाहिए जो अनुलोमन करे मतलब अपान वायु का अनुलोमन अच्छा से करे। मतलब जो भी अग्नि है वहाँ पे गर्भाशय में उसको प्राकृत करे। इसलिए बिफ़ोर पीरियड्स हमें दशमूलारिश देना चाहिए पेशेंट को। ये रेगुलर रूटीन में देना चाहिए। इनका साइड इफ़ेक्ट नहीं होता है, एक तरह से टॉनिक के रूप में देना चाहिए। जब मेंसेस आ रहे होते हैं, तो क्या होता है कि उस टाइम पे मूड स्विंग बहुत होता है, एंग्ज़ायटी बहुत रहती है, स्ट्रेस बहुत रहता है कि मेंसेस आ रहे हैं, तो उस टाइम पे सारस्वता रिश देने के लिए बताया है। मैं जो बता रहा हूँ ना ये आनुभाविक योग है, जो हमारे वृद्ध वैद्य लोग जो हैं, मतलब जो लोग बहुत प्रैक्टिशनर हैं, जिन्होंने बहुत सारे अनुभव किए हैं और जो पूरा ज़िंदगी केवल प्रैक्टिस ही करते हैं और उनके गुरु जो गुरु शिष्य परंपरा से जो आ रहे हैं, वो मैं पूरा सार आप लोगों को बता रहा हूँ। तो और मेरे ना टोटल 56 गुरु लोग हैं, तो मैंने बहुत सारे मेरे पास नोट्स हैं, उन लोगों के अनुभव अलग-अलग हैं। तो मैं वो सब आप लोगों से शेयर कर रहा हूँ। तो ना ड्यूरिंग मेंसेस हमें सारस्वता रिष्ट, सादा वाला सारस्वता रिष्ट दीजिए या स्वर्ण सारस्वता रिष्ट देना चाहिए। और आफ्टर मेंसेस जब मेंसेस खत्म हो गया, तो उसके बाद में ना क्या होता है कि ये गर्भाशय जो होता है, उसको रिलैक्स होना चाहिए और उसको ना बल प्राप्त होना चाहिए, इसलिए कुमारी आसव देना चाहिए। कुमारी आसव में भी 2 टाइप का रहता है, एक बच्चों के लिए होता है और एक नॉर्मल रहता है। कुमारी आसव नंबर 1 और 3 होता है। तो जो फीमेल्स के लिए रहता है, स्त्री रोगाधिकार, उसके लिए अगर हमने कुमारी आसव दिया, बहुत अच्छा फ़ायदा होता है। या आप कंटिन्यू दे सकते हैं। इसके बाद में अ, अगर हमें ना गर्भाशय की शुद्धि करनी है क्या होता है कभी-कभी ना मेंसेस रुक जाते हैं इर्रेगुलर मेंसेस होते हैं तो हमें ना गर्भाशय को शुद्ध करना है मेंसेस के टाइम तो हमें क्या करना है कि देवदारवा रिष्ट देना है तो देवदारवा रिष्ट जो होता है ना उसका एक्शन जो होता है वह स्तन्य व स्त्रोतस में होता है और गर्भाशय में होता है हम लोगों ने पढ़ा है कि स्त्रियों में 2 स्तन्याशय होते हैं और एक गर्भाशय होता है तो उस पे ऐसा कुछ तो टॉनिक चाहिए जो वहाँ का फंक्शन है वो उसको प्राकृत कर दे। इसलिए देवदार व अरिष्ट, देवदार से बनाया हुआ अरिष्ट है, ये मार्केट में मिलता है। तो फिर वह देंगे तो बहुत फ़ायदा होता है। अगर आप लोग के उधर नहीं मिलता है, साउथ की कंपनियाँ सारा बनाती हैं, देवदार व अरिष्ट। एवीपी आर्यवैद्यशाला जो है कोट्टकल का, उनका बहुत अच्छा है। और भी दवाइयाँ हैं, मैं तो यहाँ मार्केटिंग करने नहीं आया हूँ, मैं बस दवाइयों के बारे में बता रहा हूँ। तो आप अपने पेशेंट को देवदार व अरिष्ट देंगे, तो गर्भाशय की शुद्धि होती है। जब हम देते हैं प्रैक्टिस में तो पेशेंट बोलते हैं कि हमारा ना मेंसेस इतना अच्छे से क्लीन हो गया कि हमें ना फ्रेशनेस आ रहा है मतलब बहुत अच्छा लग रहा है जितना गर्भाशय से मेंसेस अच्छे से निकल जाता है उतना स्त्री का ये सौंदर्य बढ़ता है और चेहरे पे एक चार्मिंग फेस जो रहता है ग्लो आता है तो इसीलिए वह जितना भी मल रूप रज है वह निकलना चाहिए उसके लिए देवदारवा रिष्ट का उपयोग अच्छा होता है फिर दूसरा है कि जीरकाद्य रिष्ट जो दिया जाता है वह गर्भाशय को बल देता है जीरा से बनाया हुआ रहता है जिरकाद्य रिष्ट उसमें और भी कंटेंट्स में है बहुत सारी तो वह सहस्त्र योगम नाम का जो बुक है साउथ का उसमें जिरकाद्य रिष्ट के बारे में बहुत अच्छे से विस्तार से बताया उसके कंटेंट्स वगैरह या आप लोग नेट पे भी सर्च कर सकते हैं जिरकाद्य रिष्ट जो है वो गर्भाशय को बल देता है वह देना चाहिए इसके बाद में पोस्ट मेनोपॉजल सिम्टम में
या ड्यूरिंग मेंस्ट्रुएशन हो रहा है, उसमें ना ब्रेस्ट में टेंडरनेस होता है, ग्रंथि जैसा बन जाता है। कभी कभी जो ये होती है डिलीवरी के बाद, अगर स्तन्याशय में बहुत ज्यादा दूध आ रहा है और उसको क्लीन नहीं किया गया, उसको नहीं निकाला गया, तो वह दूध की गांठ बन जाती है और फिर वो फाइब्रोएडिनोमा जैसे बन के और फिर आगे उसकी पैथोलॉजी बढ़ती है, तो वह कैंसर में भी कन्वर्ट हो सकता है। तो ऐसे में आयुर्वेद में हम लोग क्या क्या दे सकते हैं? तो पहले तो ये देखना है कि यह पीरियड से रिलेटेड है कि नहीं है। मतलब जब मेंसेस आ रहे हैं तो उसमें टेंडरनेस बढ़ जाता है क्या, पेन बढ़ जाता है क्या, स्वेलिंग बढ़ जाता है क्या? अगर पीरियड से रिलेटेड है तो हमें ऐसी दवाइयाँ देनी है जो गर्भाशय का शुद्धि भी करे और दूसरा टेंडरनेस को भी ठीक करे। अगर उससे नहीं रिलेटेड है, पीरियड से रिलेटेड नहीं है, तब चिकित्सा थोड़ा डिफरेंट हो जाता है। यह आप लोगों को प्रैक्टिस में करने से ज़्यादा सीखने को मिलता है, और जो हम लोग क्लिनिकल अपने गुरु लोगों से सीखे हैं तो हमें ज़्यादा मालूम है। मतलब हम लोग ये सब किताबों में नहीं लिखा रहता है, ये क्लिनिकल प्रैक्टिस से ही सीखने को मिलता है। जो भी मैं बता रहा हूँ ये आनुभविक योग है, और इसको लाखों करोड़ों लोगों में दिया गया है और उनमें सफल रिजल्ट आया है। इसलिए मैं आप लोगों को ये बता रहा हूँ कि आप लोग भी दीजिए, आपको भी फायदा होगा। अगर ना पीरियड से रिलेटेड अगर ब्रेस्ट में टेंडरनेस आ रहा है और बहुत ज्यादा पेन हो रहा है, स्तनों में बहुत ज्यादा पेन हो रहा है, तब ऐसा समझ लीजिए कि उसका संबंध रज से है और स्तन्यास से संबंधित है। तो उसका मतलब इफेक्ट कैसे हो रहा है, तो रक्त धातु और रस धातु उसके वजह से उसमें कुछ तो आहार रस अच्छे से नहीं बन रहा है, या उसका इम्पैक्ट ड्यूरिंग मेंसेस, ड्यूरिंग पीरियड्स ऐसा हो रहा है कि रस धातु और रक्त धातु उसका जो संचरण है उसमें कुछ ना कुछ अवरोध हो रहा है, उसकी वजह से ये हो रहा है। दूसरा है कि अगर वो पीरियड से रिलेटेड नहीं है और तब भी ब्रेस्ट में टेंडरनेस है, गांठ है, फाइब्रोएडिनोमा है, या किसी न तरह से ऐसे गांठ लग रहा है, कुछ ना कुछ ऐसे तकलीफ हो रही है, तो उस वह फिर मांस और मेद से संबंधित है। अगर पीरियड से रिलेटेड नहीं है तो ऐसी कंडीशन में तो हमें उसमें मांस मेदोगत अर्बुद, नॉर्मल अर्बुद ऐसे समझना चाहिए। आ, आप लोग अगर वो बढ़ रहा है और बहुत ज्यादा हो रहा है तो फिर आप लोग बायोप्सी करके चेक करा सकते हैं कि मतलब मैमोग्राफी वगैरह करा के फिर बायोप्सी करा के देख सकते हैं कि बिनाइन ट्यूमर है कि कैंसरस है, मैलिग्नेंट है कि बिनाइन है। लेकिन आयुर्वेद के हिसाब से कैंसर का भाग छोड़िए, कैंसर में तो अलग इलाज है, मैं सादा सादा बता रहा हूँ। तो मांस धातु और मेदो धातुगत अर्बुद है। पहला जो मैंने बताया जो पीरियड से रिलेटेड है वो रस धातु और रक्त धातु से संबंधित है, तो उसकी चिकित्सा अलग होती है। मांस धातु और मेदो धातु से जो है, जो थ्रू आउट रहता है, पूरा बॉडी में हमेशा रहता है, पीरियड से उसका कोई संबंध नहीं है, तब हमें चिकित्सा करनी है तो मांस धातु पे चिकित्सा करनी है और मेद धातु पे चिकित्सा करनी है। अब इसमें चिकित्सा क्या करना है, पहला वाला जो है रस और रक्त, तो हमें उसमें मेंसेस रेगुलर करने वाली दवाइयाँ, जैसे देवदारवा हो गया, कार्पासमुला सब हो गया, फिर दशमूलारिष्ट हो गया, कुमारी ऐसा हो गया, अशोकारिष्ट हो गया, और ताप्यादी ल हो गया, नवायस ल हो गया। मैं धीरे धीरे बोलता हूँ, शायद आप लोग, मैं फास्ट बोलता हूँ तो आप लोग उतना समझ नहीं पाते हैं, मैं फिर से बताता हूँ। तो रस और रक्त उससे संबंधित है, तो पीरियड्स के टाइम पे पेन ज्यादा बढ़ जाता है, टेंडरनेस बहुत ज्यादा होता है, तो हमें गर्भाशय को शुद्ध करने वाली दवाइयाँ देनी है। तो जैसे ये हो गया, जिरकाद्य रिष्ट हो गया, कुमारी ऐसा हो गया, दशमूला रिष्ट हो गया। फिर एक वो टीवी में ऐड आता है, हेम पुष्पा करके एक दवाई, उसमें जो कंटेंट्स है बहुत ही अच्छा है। हेम पुष्पा करके वो बॉलीवुड एक्ट्रेस रवीना टंडन जी का आता है, वह अगर देंगे, या सुंदरी कल्प आता है बैद्यनाथ का, वो बहुत अच्छा रहता है, वो गर्भाशय की शुद्धि कर देता है, मेंसेस को रेगुलर कर देता है, और आयुर्वेदिक दवाइयाँ हैं, प्रोप्राइटरी भी है लेकिन बहुत अच्छी दवाइयाँ हैं, वह देना चाहिए। और फिर ताप्यादि लौह देना चाहिए, नवायस लौह देना चाहिए। इन सब से अगर देंगे ना तो, और फिर और दवाइयाँ दे सकते हैं, जैसे रस पाचक देंगे, रक्त पाचक देंगे, तो उससे क्या होगा कि पीरियड्स पूरा अच्छे से क्लीन हो जाएगा, और वो टेंडरनेस और गांठ जो है ब्रेस्ट में वो ठीक हो जाएगा। अगर थ्रू आउट रह रहा है वो, उसका पीरियड से उतना संबंध नहीं है, मतलब पीरियड्स के टाइम थोड़ा बढ़ जाता है लेकिन वो थ्रू आउट रहता है, तो उसमें हमें मांस और मेदो धातु पे काम करने वाली दवाइयाँ देनी है। जैसे मेदो पाचक दे दिया हमने, मांस पाचक दे दिया, वह दे दिया, और दूसरा कांचनार गुगुल दे दिया, त्रिफला गुगुल दे दिया, आरोग्य वर्धनी दे दिया, चंद्र प्रभावटी दे दिया। यह सब दवाइयाँ देने से फायदा होता है। और क्या क्या दे सकते हैं, अगर मांस धातु और मेदो धातु से रिलेटेड है और वो बिनाइन ट्यूमर है ब्रेस्ट में, तो हम लोग क्या दे सकते हैं, तो लौह भस्म दे सकते हैं, एक एक चुटकी सुबह शाम। दूसरा, कांचनार गुगुल दे सकते हैं, दो दो गोली दिन में 3 बार। मैं बहुत सारी दवाइयां बता रहा हूँ, इसमें से आप चूज कर सकते हैं।
फिर दूसरा है कि रौद्र रस दे सकते हैं। रौद्र रस जो है वह ग्रंथि अर्बुदाधिकार जो है वैशज रत्नावली में उसमें बताया है, तो वह देने से बहुत ज्यादा फायदा हो रहा है। उसके बाद में हम लोग ये दे सकते हैं। मेरी आवाज आ रही है क्या? मैं थोड़ा आवाज अच्छे से करके फिर बता रहा हूँ। तो ना रौद्र रस दे सकते हैं। फिर एक आती है क्रव्याद रसवटी, बैद्यनाथ की आती है। तो क्रव्याद रसवटी जो है वो बहुत अच्छा काम करती है, वो अग्नि को बढ़ाती है, और दूसरा क्या करती है कि धात्वग्नि को बहुत स्ट्रांग अच्छा कर देती है। तो क्रव्याद रसवटी अगर तक्र के साथ दिया जाए तो वो शरीर में कहीं भी गांठ वगैरह रहे, ग्रंथि रहे, अर्बुद रहे, उसको वह ठीक कर देती है। उसके बाद में वमन और विरेचन यह देना चाहिए ऐसे पेशेंट को, अगर ये सबसे नहीं ठीक हो रहा है तो वमन देना चाहिए, विरेचन देना चाहिए, बस्ती देना चाहिए। बस्ती में सबसे अच्छा दशमूल काढ़े का बस्ती दे और दूसरा सहचरादि तेल का बस्ती दे, तो ग्रंथि को वो डिसॉल्व करने में बहुत अच्छा दवाई है, मतलब बहुत अच्छा फायदा होता है। उसके बाद में पालक की सब्जी देना है खाने के लिए, क्योंकि पालक जो होता है ना, पालक का सब्जी जितना देंगे वह ग्रंथि का पाचन करता है। तो ब्रेस्ट में अगर गांठ आ रही है, भले वो बिनाइंग है या वो कोई नुकसान नहीं दे रही है, लेकिन क्यों रखना है ऐसा चीज? तो उसके लिए पालक का सब्जी देना है। और कच्चा अगर खाने को दे पालक, तो वह बहुत अच्छा रहेगा। या तो पका के करें या कच्चा पालक खाएं, तो उससे ना ग्रंथि जल्दी से, मतलब एक तरह से स्वरस जा रहा है, पालक को चबा चबा के खा रहे हैं, तो उससे ना ग्रंथि पूरी तरह से डिजोल्व हो जाता है। उसको मिनिमम 3 मंथ से 6 मंथ्स लगता है, पूरा डिजोल्व हो जाता है। दूसरा है सहचर तेल का बस्ती अगर दिया जाए तो हर तरह का गांठ होता है वह ठीक हो जाता है। फिर दवाइयों में हम देखेंगे तो महाजोरांकुश रस जो है, रसवटी जो है, महाजोरांकुश रसवटी, उसका बहुत ज्यादा फायदा होता है। फिर उसके बाद में कुकुट नखीर, मतलब जिस एक प्लांट आता है जिसमें जो ये होता है, मुर्गा होता है, मुर्गी होती है, उसके नाखून जैसा उसके लीव्स रहते हैं, उसको बोलते हैं कोमन नखी मराठी में, या कुकुट नखी। उसका लेप अगर लगाएं ब्रेस्ट पे तो वह पूरा गांठ को डिसॉल्व कर देता है। फिर उसके बाद में है पत्र पुट्टली स्वेद। पत्र पुटली स्वेद में क्या क्या वनस्पतियां लेनी है, डॉक्टर निगम सर जी तो बताते हैं पत्र पुटली स्वेद के बारे में, मैं थोड़ा अच्छा और बताता हूँ। तो उसमें क्या है, तो करंज का पत्ता लेना है, शिगरू का पत्ता लेना है, सहजन का पत्ता, फिर अर्क का पत्ता लेना है, फिर उसके बाद में एरंड का पत्ता लेना है, फिर इमली का पत्ता लेना है, निर्गुंडी का पत्ता लेना है। इसमें से सब अवेलेबल है तो बहुत अच्छा है, अगर जो भी अवेलेबल है एरंड का पत्ता भी लेना है। इन सबको क्या करना है कि पीसेस कर देना है। फिर सरसों का तेल लेना है, इसमें सरसों का तेल ही होना चाहिए। कढ़ाई में सरसों का तेल डाल के और ये पत्ते डाल के फ्राई कर लीजिए। पूरी तरह से काला नहीं होना चाहिए, जलना नहीं चाहिए, थोड़ा सा हल्का ब्राउनिश हो गया। फिर इसको क्या करना है, 2-3 ऐसे कपड़े लेने हैं और ये गरम गरम उसमें डाल देना है, फिर उसको पोटली बनाना है। ये यूट्यूब में भी आप लोग को पत्र पोटली श्वेत दिखेगा, तो इसका पोटली बना लेना है और गरम गरम पहले हाथ से टच करके, क्योंकि ऐसा बोला है कि जो स्तन जो रहते हैं, ब्रेस्ट होते हैं, उसमें डायरेक्ट ज़्यादा हीट नहीं लगना चाहिए। तो अपने हिसाब से थोड़ा हल्का गर्म है तो फिर वहां पे सेक देना है, और ऐसे एक फिर ठंडा हो जाएगा, फिर दूसरा, ऐसे 2-3 बार करना है। और 15-20 मिनट कर लीजिए। उसके बाद में क्या करना है कि जो पत्तों का रस रहता है वो पूरा निचोड़ के और फिर मसाज कर देना है। उसके बाद में जो पत्ते का जो पल्प रहेगा कपड़े के बीच में, पुटली के बीच में, वह लेके रख के और फिर कोई पॉलिथीन लगा के ढक के रात भर रखने देना है। उससे क्या होगा कि जैसे एरंड हो गया, करंज हो गया, उसमें जो डाला है शिगरू हो गया, इमली हो गया, इसके पत्तों का जो रहता है ये वात शामक रहता है और वात कफ संप्राप्ति को बहुत अच्छे से भंग करता है। तो यह अगर डाल देंगे तो इंटरनल स्वेटिंग होती है वो लगा के रखने से, तो आप ऐसा देखेंगे कि 1 महीने में वो ग्रंथि जो है, ऐसा पत्थर पटली स्वेद करने करेंगे ना, इंटरनल मेडिसिन नहीं भी देंगे तो वो डिसॉल्व हो जाता है और उसका साइज बहुत कम होते जाता है। उसके बाद में पत्र पुटली श्वेत कर लिया। फिर रक्त मोक्षण अगर किया, अगर जलौका लगा दिया तो गंदा खून खींचता है, उससे भी ग्रंथि जो रहती है वह कम हो जाती है। फिर रजस वाला परिचर्या जो बताई है, मतलब पूरा एकदम अंधविश्वास वाला रजस वाला परिचर्या नहीं कि आप उनको एकदम अछूत समझे, अलग ही रखे, ऐसा नहीं। उसमें ऐसा बताया है कि मतलब जो जो साइंटिफिक है वो मैं बता रहा हूँ। तो रजस वाला परिचर्या के लिए ऐसा बताया है कि कुश पे, कुश का अगर चटाई है उस पे सोना चाहिए जब मेंसेस आ रहे हैं तब। फिर ज्यादा मिर्ची मसाला वाला चीज नहीं खाने को देना है। फिर ये अभी उसमें तो बहुत सारा अंधविश्वास जैसा चीज लगता है कि अंधेरे रूम में बंद करके रख दो, मिट्टी के टूटा बर्तन में खाने को दो, और फिर स्नान नहीं करना है। ऐसे बहुत सारे, उतना टॉर्चर नहीं करना है हमें, मतलब ऐसा नहीं करना है अंधेरे घर में रख देंगे तो फिर उसको बहुत बेचैनी होगी।
हमें मतलब जितना हो सकता है कि जंपिंग नहीं करना है, ज़्यादा वातवर्धक आहार विहार का सेवन नहीं करना है। ये सब अगर करें रजस्वला वाला परिचर्या, जो जो साइंटिफिक चीज़ है वह सब करें ना, तो यह जो ग्रंथि है वह पूरी तरह से ठीक हो जाता है। उसके बाद में अगर मेंसेस से रिलेटेड है वह, तो उसमें गर्भाशय शोधक दवाइयाँ जैसे रजः प्रवर्तनी वटी दे दिया। अगर अच्छे से मेंसेस नहीं आ रहे तो रजः प्रवर्तनी वटी दे दिया, या पुष्प धन्वा रस दे दिया कुमारी आसव के साथ, देवदारवा रिष्ट, कार्पास मूलासव, दश मूला रिष्ट के साथ दे दिया, तो गर्भाशय की शुद्धि हो जाती है, तो फिर अपने आप ग्रंथि कम हो जाता है। उसके बाद में यह जो है साधारणतः किसी किसी को 1 महीने में डिजॉल्व हो जाता है ग्रंथि, किसी को तो 7-8 महीने लगते हैं, लेकिन यह 100% डिजॉल्व हो जाता है। उसके लिए ऑपरेशन करते हैं डॉक्टर, एलोपैथी के गायनेकोलॉजिस्ट, लेकिन वो फिर से फिर ग्रंथि आती है। तो उससे अच्छा आयुर्वेदिक दवाइयों से क्यों ना हम ठीक कर दें, कि एक बार ठीक हो गया तो वो ठीक हो गया। उसके बाद में और क्या क्या हमें विचार करना चाहिए अगर स्तनों में ग्रंथि आ रही है तो। हाँ, और एक और बात, कि हम जब पत्र पुटली स्वेद दे रहे हैं तो स्तन विदृधि ना हो जाए। अगर एब्सेस हो गया तो वो कॉम्प्लिकेशन हो जाएगा। तो इसीलिए वाग्भट्टाचार्य जी ने बोला है कि स्तनों को डायरेक्ट ही ऐसा मत कुछ करिए कि मतलब विदृधि हो जाए, एब्सेस फॉर्मेशन हो जाए। तो इसीलिए हिसाब से करना है, युक्ति पूर्वक करना है। अब स्तन ग्रंथि का अगर हम लोग देख रहे हैं तो यह किसको किसको होती है ज्यादातर, तो वात कफात्मक प्रकृति जो रहती है उनको ये ज्यादा होती है। फिर आहार सेवन जो है वह नियम से नहीं किया जाए, मतलब भूख लगी है और गृहिणी जो माताएं हैं वह क्या बोल रही हैं, सुकुमार जी का क्या है कि स्त्रियों के लिए दोहरी दवा शादी के पहले, कुमारी शादी के बाद हल्दी। जी, मैं आप लोग का क्वेश्चन आंसर बाद में देखूंगा, और पहले मैं ये थोड़ा बता देता हूँ। ये हमारे सर लोगों का ये सारांश है उन लोग के प्रैक्टिस का। और इतना अच्छा परफेक्ट आयुर्वेदिक चिकित्सा होती है। एक मैडम है हमारी, मतलब हमारे गुरु जी, मैं उनका अभी नाम नहीं बताऊंगा, उनके उनकी वाइफ जो है वो प्योर आयुर्वेदिक प्रैक्टिस करती हैं, गायनेकोलॉजिस्ट हैं, एमडी किया हुआ है। इतना अच्छा उनका प्रैक्टिस है कि फॉरेन से लोग केवल आयुर्वेदिक इलाज कराने के लिए आती हैं। तो मैं आप लोगों से बोलूंगा कि आप लोग आयुर्वेदिक प्रैक्टिस करें, और इतना अच्छा गायनेकोलॉजी का, ऑप्स ऑप्स का और गायनिक का इतना अच्छा आयुर्वेदिक प्रैक्टिस चलेगा कि लोग आपके पास भाग भाग के आएंगे। क्योंकि आपके पास इतना सारा मैं जो दे रहा हूँ, विद्या का दान कर रहा हूँ, आप लोग को भी आएगा, तो आप लोग इतना अच्छा प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो हम लोग यह है कि आहार सेवन का नियम पालन न करना, मतलब जो अध्यशन करते हैं लोग, टाइम पे खाना न खाना, भूख लगी है लेकिन टाइम स्किप कर देना, घर परिवार गृहस्थी को संभालते संभालते खुद को ध्यान नहीं देना, इसकी वजह से भी ग्रंथि ये सब हो सकता है। उसके बाद में रजस वाला परिचर्या का पालन ठीक से ना करना। अब क्या है कि ये जो बोलते हैं कि पैड लगा के और आप टेनिस बॉल खेलने जाओ, ये खेलो वो खोलो, तो क्या है, अपान वायु को रोका जा रहा है। वह करना ठीक है, आजकल का जमाना है कि सब परिवर्तन हो रहा है, ठीक है, लेकिन अपान वायु को अगर आप रोक रहे हैं तो वह अपान वायु विमार्गमन होकर फिर ग्रंथि उत्पन्न करता है। या तो वो पीसीओडी करता है, या फाइब्रॉइड करता है, या स्तनों में ट्यूमर वगैरह करता है। तो जितना हो सके ना, ऐसा करना चाहिए कि जंपिंग वगैरह करना, दौड़ना भागना कूदना, ये सब अवॉइड करना चाहिए जब मेंसेस आ रहे हैं। उसके बाद में ग्रंथि रज का एक फॉर्मूला है, जिसमें ये बताया कि मैं उसको थोड़ी देर के बाद बता रहा हूँ। उसके बाद में राज्य अक्षमा के पूर्व रूप जो रहते हैं उसमें भी ऐसा बताया कि ग्रंथि उत्पन्न हो जाता है, वह देना चाहिए उसकी। अब मैं ग्रंथिरज का फॉर्मूला बता रहा हूँ, 2 मिनट में रुकिए। फिर उसके बाद में क्या होता है कि राज्य अक्षमा के पूर्व रूप में क्या होता है कि जो रसकुल्या जो रहती हैं उसमें ना कुछ अवरोधात्मक संप्राप्ति हो जाती है, उसकी वजह से स्तनों में ग्रंथि हो जाती है। फिर आघात होना या पीड़न होना, उसके वजह से मासवा स्त्रोतस की दुष्टि होती है, ऐसा मासवा स्त्रोतस की दुष्टि के हेतु में बताया, उसकी वजह से भी स्तनों में ग्रंथि हो जाती है। फिर हार्मोनल पिल्स लेना, ओसी पिल्स जो ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स का बहुत ज्यादा यूज किया जाता है, उसकी वजह से भी क्या होता है कि वो मेंसेस को, जो प्राकृत अवस्था में मेंसेस आ रहे हैं उसको रोका जा रहा है, या फिर उसमें कुछ ना कुछ इम्बैलेंस किया जा रहा है। तो वह क्या होगा, जब हम फिजियोलॉजी का मतलब उसको रोकेंगे, फिजियोलॉजी है उसको अवरोधात्मक हम लोग मेडिसिन से रोकेंगे, तो वह ग्रंथि हो ही जाती है। एक ना स्तन रोग हर काढ़ा है, आर्यवैद्य कला निधि नाम का जो बुक है, उसमें स्तन रोगों पे एक काढ़ा बताया है, वह आप लोग देख लीजिए। तो इसमें एरंड मूल है, फिर महाड़ुंग का मूल है, गोक्षुर का मूल है। मैं जो हम लोग का व्हाट्सएप का ग्रुप है उसमें मैं ये इसका फोटो निकाल के भेज दूंगा। फिर ये है कंटकारी का मूल है। फिर लकड़ी पाषाण जो रहता है,
लकड़ी पाषाण भेद, वो है बिल्व मूल का काढ़ा है। ये सबको बनाना है और उसमें एरंड तेल डालना है और हींग डालना है, भुना हुआ हींग डालना है, यवक्षार डालना है, सेंधा नमक डालना है। मैं फिर से बताता हूँ, एरंड मूल लेना है, एरंड मूल लेना है, महाड़ुंग का मूल लेना है, जो स्नुही बोलते हैं ना, स्नुही मूल लेना है, गोक्षुर मूल लेना है, कंटकारी का मूल लेना है, फिर उसके बाद में कंटकारी का मूल हो गया, लकड़ी पाषाण का भेद वो लेना है, फिर बिल्व मूल का काढ़ा, ये काढ़ा बना के और उसमें एरंड तेल डालना है, फिर भुना हुआ हींग डालना है, यवक्षार डालना है, सेंधा नमक डालना है। ये आर्यवैद्य कला निधि नाम का जो बुक है उसमें यह फॉर्मूला बताया है। यह इससे क्या होता है कि अगर स्तनों में कभी कभी बहुत ज्यादा पेन हो रहा है, टेंडरनेस हो रहा है, बहुत ज्यादा स्वेलिंग हो रही है, मेंसेस के आगे पीछे ऐसा हो रहा है, तो अगर ये काढ़ा पिलाया जाए बहुत अच्छा फायदा हो जाता है। उसके बाद में मैं आप लोगों को ना प्री मेनोपॉजल सिम्टम बता रहा हूँ। अगर मेनोपॉज आ रहा है, मेंसेस बंद हो रहे हैं, तो क्या होता है कि मेंसेस ना कभी कभी नहीं आते हैं, 2-2 3-3 महीने नहीं आते हैं, और जब आते हैं तो बहुत ज़्यादा हैवी फ्लो होता है। तो उसमें स्वर्णराज वंगेश्वर जो बताया है उसका बहुत अच्छा रोल रहता है। स्वर्णराज वंगेश्वर अगर आपने दिया सुबह शाम, उसकी गोलियां आती हैं या आप पाउडर फॉर्म में देंगे तो बहुत अच्छा फायदा होता है। फिर उसके बाद में ये देते हैं, क्योंकि स्वर्णराज वंगेश्वर जो है ना उसका गुण क्या है, तो ऐसा बताते हैं कि यह ओज की वृद्धि करता है, स्त्री शरीर में जो शुक्र है उसका संरक्षण करता है, और पुरान रज जो रहता है, मतलब पुराना जो जमा हुआ संचित रज रहता है उसको ना अच्छे से वो निकाल देता है। तो मेनोपॉजल सिम्टम में स्वर्णराज वंगेश्वर रस अगर 10 मूलरिष्ट के साथ दिया जाए तो बहुत अच्छा फायदा होता है। कभी कभी फॉल्स मेनोपॉज होता है, मतलब मेनोपॉज हुआ नहीं है लेकिन ऐसे सिम्टम आते हैं कि फॉल्स मेनोपॉज है, तो उसमें क्या करते हैं कि हम स्वर्णराज वंगेश्वर जब देते हैं तो वह क्या करता है कि मेंसेस को ना ठीक कर देता है, और ये होता है कि फॉल्स मेनोपॉज के सिम्टम्स जो रहते हैं वो सब ठीक हो जाते हैं। उसके बाद में अगर रियल मेनोपॉज हो रहा है और स्त्री शरीर में क्या होती है, अवस्था बदल रही होती है, गर्भाशय में चेंजेस आ रहे होते हैं, तो रियल मेनोपॉज होता है, तो रस धातु से रक्त धातु तक की उत्पत्ति जो है वह होने के लिए क्या होता है कि वह प्रक्रिया को ये स्वर्णराज मंगेश्वर अच्छा कर देता है। क्योंकि स्वर्णराज वंगेश्वर में नवसागर है, तो वह क्या करता है कि उसको वो पूरी तरह से ठीक कर देता है और पूरी तरह से क्लीन कर देता है। इसलिए स्वर्णराज वंगेश्वर देना बहुत सही है। उसके बाद में विदारी जो है वह मेनोपॉजल सिम्टम के टाइम पे जरूर देना चाहिए। विदारी को पर्याय में धीरा बोलते हैं। धीरा मतलब जो धैर्य धैर्य उत्पन्न करती है। तो क्या होता है कि मेनोपॉजल सिम्टम में बहुत ज़्यादा एंग्जाइटी रहता है, घबराहट होती है, तो इसीलिए मानसिक सिम्टम जो भी हैं, मतलब साइकोसोमेटिक सिम्टम्स आ रहे हैं, तो अगर हमने विदारी मूल दिया या विदार्यादि लेहम दिया या विदारी का फांट दिया बहुत अच्छा फायदा होता है। उसके साथ में जटामांसी अगर दिया मेनोपॉजल सिम्टम्स के टाइम पे, मेनोपॉजल सिम्टम्स जब आ रहे होते हैं ना, तो ये होते हैं हॉट फ्लशेस होते हैं, फिर उसके बाद में ऑस्टियोपोरोसिस होता है, मूड स्विंग होता है, वजाइनल ड्राइनेस होता है, लॉस ऑफ लिबिडो होता है, मतलब सेक्स करने की इच्छा नहीं होती, बहुत ज़्यादा चिड़चिड़पना होता है और वजाइना पूरा सूखने लगता है। ऐसे बहुत सारे सिम्टम्स होते हैं मेनोपॉजल सिम्टम्स में। तो उस समय में अगर हमने जटामांसी दिया, हरितकी दिया, ब्राह्मी दिया, तो वह क्या करेगा कि माइंड को बहुत अच्छे से, जटामांसी वगैरह दवाइयाँ हैं वह उसको अच्छा कर देगा, और ब्राह्मी और हरितकी जो है वह वयस्थापन गण में है, तो वह क्या करता है कि वो जो भी संप्राप्ति हो रही है, विकृत संप्राप्ति हो रही है, उसको वो ठीक कर देगा और रस धातु को बहुत अच्छा कर देगा। तो मेनोपॉजल सिम्टम्स जो है वो शरीर में ज़्यादा नुकसान नहीं देंगे, नॉर्मली वो जाएंगे और पता भी नहीं चलेगा, अपने आप मेनोपॉज हो जाएगा। उसके बाद में मेनोपॉज सिम्टम जब आ रहे हैं तो स्वर्णराज वंगेश्वर अगर हमने कुमारी आसव के साथ दिया या फल घृत के साथ दिया, अभी क्या है, एलोपैथी के डॉक्टर्स होते हैं वो बोलते हैं मेनोपॉजल सिम्टम के बाद ना जॉइंट पेन बहुत होने लगता है, तो वो कैल्शियम की सप्लीमेंट शुरू कर देते हैं या विटामिन डी देते हैं, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स देते हैं, मल्टीविटामिन देते हैं। तो वो सारा केमिकल देने से अच्छा है क्यों ना हम आयुर्वेदिक कुछ दवाइयाँ दें जो मेनोपॉजल सिम्टम में बहुत अच्छा काम करे। तो स्वर्णराज वंगेश्वर कंटिन्यू दिया जा सकता है, और ब्राह्म रसायन के साथ दीजिए या फिर ऐन्द्र रसायन के साथ दीजिए, आम्लकी रसायन के साथ दीजिए, या फिर च्यवन प्राशावलेह के साथ दीजिए, कोई एक रसायन के साथ अग्नि को देखते हुए, और फल घृत के साथ दीजिए, काश्मर्यादि घृत के साथ दीजिए,
पारिजातक का घृत के साथ दीजिए, बहुत अच्छा फायदा होता है। और प्रवाल पंचामृत जो रहता है, या प्रवाल पिष्टी, या शंख भस्म जो सुधा कल्प है, शंख भस्म, कपर्दिका भस्म, फिर उसके बाद में मोती भस्म, मोती पिष्टी, ये सब अगर दिया जाए ना, प्रवाल पंचामृत तो सबसे बेस्ट है, जो गोदुग्ध भावित रहता है, उससे ना ऑस्टियोपोरोसिस जैसे सिम्टम्स रहते हैं, ज्वाइंट पेन वगैरह रहते हैं, वह नहीं होते हैं। पेशेंट को बहुत अच्छा रहता है, और उनका जो ये है ना, मतलब आयु बढ़ता है। और दूसरा बात है कि यह सब चीज़ें ना हमारे गुरुजी लोग बताते हैं कि पहले खिलाया जाता था स्त्रियों को, तो इसलिए ना स्त्रियों का एज बहुत अच्छा रहता था, चश्मा नहीं लगता था, कमर दर्द का प्रॉब्लम नहीं होता था मेनोपॉज के बाद। और अपने आप वह सुखायु रहता था, उनका दीर्घायुष्य भी रहता था, सुखायु रहता था उसके। इसीलिए हम लोग को वह परंपरा फिर से लानी है, हम लोग को च्यवनप्राश खिलाना है अपने, जो हमारी दादी माता हैं, हमारी माता जी लोग हैं, उन लोग को हमें देना है यह। अगर वो नहीं खाना चाहे तब भी देना है, क्योंकि जैसे च्यवनप्राश है, उसमें क्या है, एक तो जीवनीय गण की दवाइयां हैं, जीवक ऋष्वक, मेधा महामेधा, काकोली, शीर काकोली, मुदगपर्णी, मांसपर्णी, जीवंती, यष्टि मधु, ये जीवनीय गण की दवाइयां हैं ना, ये रक्त धातु पे काम करती है और जीवन देने का कार्य करते हैं, बहुत अच्छा फायदा करता है। उसके बाद में एक ग्रंथिरज का जो मुझे बताना था, अगर न मेनोपॉजल सिम्टम हो रहे हैं, या कोई भी मेंसेस का प्रॉब्लम हो रहा है, आगे पीछे मेंसेस हो रहे हैं, कोई में भी, यह जो ग्रंथिरज फॉर्मूला है, ये वाग्भट शारीर स्थान में, अष्टांग हृदय के शारीर स्थान में यह बताया है। तो त्रिकटु है, पाठा है, त्रिकटु है, सुंठ मरीच पिपली को त्रिकटु बोलते हैं। फिर पाठा नाम की वनस्पति है, कुटज या इंद्रयव ले लीजिए, कुटज के ही वनस्पति के जो बीज रहते हैं उसको इंद्रियव बोलते हैं। और गोक्षुर है, इसको अगर देंगे ना तो ग्रंथिल रज प्रवृत्ति हो रही है, मतलब जिसमें गांठ गांठ आ रही है, क्लॉट्स आ रहे हैं, वह ठीक हो जाता है। दूसरा ना एक है हमारे सर का फॉर्मूला है, रजत फॉर्मूला, वो मैं आप लोगों को बताता हूँ। ये सारी दवाइयाँ ना बहुत सारे लोगों को दिया गया है और सबको फायदा हुआ है। एक मिनट रुकिए, मैं दे रहा हूँ। एक मिनट रुक जाइए, नहीं तो मैं कंटिन्यू पढ़ाता हूँ, मैं थोड़ी देर के बाद देता हूँ। फिर हमें मेनोपॉजल या प्री मेनोपॉजल एज ग्रुप रहता है, तो फीमेल्स को ना क्या हो रहता है कि जीर्ण ज्वर रहता है, मतलब पुराना वाला बुखार रहता है। जीर्ण ज्वर शरीर में जाके धातुओं में पाक करने लगता है, या रुक्ष तेज बढ़ता है इतना, तो उसकी वजह से जीर्ण ज्वर की सिम्टम आते हैं। तो उसमें हमें यह देखना है कि जीर्ण ज्वर की में चरक संहिता में जो बताया है कि पिप्पल्यादि घृत है, बलादि घृत है, वासादि घृत है, उसका अगर हम सेवन कराएंगे बहुत अच्छा फायदा होता है। उसके बाद में हाइजीनिक कंडीशन ये देखना है हमें, मेनोपॉजल सिम्टम्स जब आ रहे हैं या प्री मेनोपॉजल सिम्टम्स आ रहे हैं, तो हमें यह देखना है कि उनको मच्छरों ने तो नहीं काटा है, या फिर जो खटमल होते हैं उन्होंने तो नहीं काटा है, या कीटाणु, या मतलब वर्म्स वगैरह तो नहीं है पेट में, कृमि तो नहीं है। तो यह सब का हमें विचार करना है। और उसके बाद में जीर्ण ज्वर जो रहता है ना, उसका जो परिणाम रहता है वो सबसे पहले रस धातु पर रहता है, और पित्त का जो रहता है गुण वो बदल जाता है वहां पे जीर्ण ज्वर में। तो वहाँ जो पित्त होता है वो स्निग्ध होना चाहिए। यहाँ पर जीर्ण ज्वर जब रहता है, जीर्ण ज्वर किसको बोलते हैं, तो 21 डेज के बाद जो ज्वर रहता है, ऐसा चक्रपाणी जी ने बताया है। तो 21 डेज के बाद भी जो ज्वर आ रहा है शरीर में, उसमें रुक्षता बहुत ज्यादा रहती है, रुक्ष तेज बढ़ जाता है। तो पित्त का जो कंसिस्टेंसी है वो पूरी तरह से बॉडी में चेंज हो जाता है। तो उसमें फिर क्या होता है कि संप्राप्ति आगे आगे बढ़ने लगती है, और यकृत और प्लीहा उसमें ये होने लगता है, हिपेटोमेगैली होगा या स्प्लीनोमेगैली होगा, ऐसे सिम्टम आने लगते हैं। तो हमें और फिर क्या होता है कि कलर चेंज होने लगता है। जीर्ण ज्वर रहेगा ना तो कलर का पूरा बॉडी का जो कलर है वो चेंज होने लगेगा, लश्चर चेंज होने लगेगा, डार्कनेस होने लगेगा, चेहरे पे एक्ने आने लगेगा पूरा, जिसको हम व्यंग बोलते हैं, पूरा चेहरे पे। ये जीर्ण ज्वर की वजह से होता है। और पूरा बॉडी में अंदर ही अंदर फीवरिश, ऐसा ज्वर आया है ऐसा फीलिंग होने लगता है। तो हमें चिकित्सा क्या देनी है, अब ये सबसे इंपॉर्टेंट है। अभी हमने डायग्नोज कर लिया, चिकित्सा हमें जीर्ण ज्वर की करनी है, ज्वर की चिकित्सा करनी है।
तो ज्वर में जो चरक संहिता में जो अलग-अलग क्वाथ बताएँ, वह देना है। फिर रसकल्प में अगर हम देख रहे हैं तो महाज्वरांकुश रस दे सकते हैं, महासुदर्शन घनवटी दे सकते हैं, अमृतारिष दे सकते हैं। उसके बाद में जीर्ण ज्वर में मेन वो बताया है कि घृतपान बोला है, शीरपाक बोला है, अलग-अलग मेडिसिन का शीरपाक बोला है, वह देना है। और दूसरा इसमें विष की चिकित्सा करनी है, क्योंकि ज्वर अगर रहेगा और जीर्ण ज्वर है और प्री मेनोपॉज़ल सिम्पटम आ रहे हैं या मेनोपॉज़ल सिम्पटम आ रहे हैं, तो हमें वो अंदर जो धातु है, सॉरी, जो आम दोष है, वह विषवत हो जाता है, मतलब जहर जहर जैसा बन जाता है। तो हमें विष की चिकित्सा करने से प्री मेनोपॉज़ल सिम्पटम्स ठीक हो जाते हैं। यह सारा चीज़ जो है ना, ये क्लिनिकल प्रैक्टिस से ही हमें समझ आता है। ऐसा कोई नहीं बताएगा कि जीर्ण ज्वर आया है, मेनोपॉज़ल सिम्पटम है या ये सब हो रहा है तो जीर्ण ज्वर का विचार करिए। ऐसा कहीं कोई नहीं बताएगा। ये हमारे गुरुजी लोग जो इतना सूक्ष्म अभ्यास करते हैं, केस टेकिंग करते हैं, तो ऐसा पता चलता है कि मेनोपॉज़ल सिम्पटम्स आ रहे हैं, तो इनका जीर्ण ज्वर का इतिहास रहा है और उसकी वजह से ही शरीर में विष के परिणाम हो रहे हैं, तो इसलिए वो देने से फायदा होता है। इसके बाद में मैं आपको एक रजत फॉर्मूला दे देता हूँ, फिर हम लोग आगे बताएंगे। असली में क्या है ना कि जो आयुर्वेद का ये प्रैक्टिस है, बहुत अच्छा चल सकता है अगर आप लोग ना इसको अच्छे से करेंगे तो। दूसरा है ना कि अगर मेंसेस रुक जाता है, कभी कभी मेंसेस आ नहीं रहा है नॉर्मल स्त्रियों में, मेनोपॉजल का नहीं है, अगर रुक जाता है, तो एक ना वाग्भट कल्प स्थान में एक बस्ती बताया है, शुक्रानिल विबंधेशु, एक ना उसका ये है, मतलब योग बताया है। वह मैं आप लोगों को कल परसों, अभी मैं क्योंकि फीमेल इनफर्टिलिटी पे बताने वाला हूँ, तो शुक्रानिल विबंधेशु एक क्वाथ बताया है, वह अगर देंगे ना तो मेंसेस रेगुलर हो जाता है। दूसरा एक शताब्दी बस्ती बताया है, अष्टांग संग्रह, अष्टांग हृदय में शारीरिक स्थान में शताव्याधि बस्ती बताया है, वह अगर देंगे तो मेंसेस रेगुलर हो जाता है। उसके बाद में एक मेरे को रजत फॉर्मूला बताना है, 1 मिनट रुकिए। हाँ, इसमें है गुडुचि लेना है। रजत फार्मूला जो है ये हर तरह का बंध्यत्व हो गया, स्त्री मेंसेस का प्रॉब्लम रहता है या रजो विकृति रहती है, हर तरह के जो मासिक धर्म में कुछ गड़बड़ हो रही है या फिर मोटापा आ गया है मेंसेस रुकने की वजह से, ओबेसिटी हो रही है, उसमें हम दे सकते हैं, बंध्यत्व में दे सकते हैं। मेंसेस का दुनिया भर का जितना भी प्रॉब्लम है, डिसमेनोरिया हो गया, मेनोरेजिया हो गया, वाइट डिस्चार्ज हो गया, या मेंसेस अच्छे नहीं आ रहे हैं, या हैवी मेंसेस आ रहे हैं, या कम आ रहे हैं, स्कैंटी मेंसेस आ रहे हैं, क्लॉट्स आ रहे हैं, जितने भी मेंसेस के प्रॉब्लम है, उसमें यह अगर दवाई दिया जाए ना, 100% रिजल्ट आता है। तो ये फॉर्मूला आप लोग लिख लीजिए, ये ग्रंथों का सारांश भाग से, ग्रंथों से पढ़ पढ़ के निकाला है। तो इसमें है गुडुचि, फिर गुडुचि सत्व लेना है, फिर जटामांसी लेना है, फिर अश्वगंधा लेना है, फिर मुस्ता लेना है, फिर बेल बेल का जो पत्र का जो चूर्ण होता है, बेल पत्र का चूर्ण, फिर मोचरस लेना है, फिर श्वास कुठार रस लेना है, फिर सोमनाथी ताम्र भस्म लेना है, सोमनाथी ही होना चाहिए। और इसको जो गुलर होता है या उम्बर होता है, उम्बर के छाल के साथ या पके हुए जो उम्बर का जो फल होता है उसके काढ़ा के साथ अगर देंगे, सुबह शाम देना है हमें। उम्बर का अगर फल नहीं आ रहे हैं तो आप उम्बर का जो छाल होता है पेड़ का, वह निकाल दीजिए, जिसको गुलर बोलते हैं, वह अगर देंगे ना तो बहुत अच्छा फायदा होता है, मेंसेस का हर प्रॉब्लम सॉल्व हो जाता है। और जो भी मैं बता रहा हूँ ना, बहुत अच्छा फायदा होता है। इसके बाद में हमारे पास पेशेंट आते हैं जिनको ना मतलब ये कॉमन प्रॉब्लम है कि कभी कभी ना असिमेट्रिकल स्तनों की वृद्धि होती है, एक बहुत पतला होता है, एक बहुत नॉर्मल होता है। तो ऐसे पेशेंट आते हैं कि स्तनों की वृद्धि करनी है, हमें नॉर्मल साइज में लाना है। तो अश्वगंधा तेल जो है, अश्वगंधा लेके और क्योंकि वो बृहणीय गण में आता है, अश्वगंधा को सरसों के सॉरी तिल के तेल में सिद्ध कर लीजिए, और वो अगर हम लगाएं तो उससे ना स्तनों का नॉर्मल वृद्धि हो जाता है। दूसरा, शतावरी कल्प अगर खाने को देंगे तो उससे भी फायदा हो जाता है। फिर एक श्री पर्ण्यादि तेल आता है, उसको अगर हम दें, इसका रेफरेंस जो है रस तंत्र सार नाम का बुक में बताया है, तो श्री पर्णी तेल है, उसका अगर हमने यूज किया तो बहुत अच्छा होता है। दूसरा है कि रोहिश जो घास होती है, उससे सिद्ध करके जो तेल बनाया जाता है, वह भी अगर स्तनों में लगाया जाए ना तो उसका वृद्धि अच्छे से हो जाता है। वह जिनको ना एट्रोफी जैसे सिम्टम है, मतलब स्तनों की वृद्धि नहीं हुई है, उनमें बहुत अच्छा रहता है। फिर उसके बाद में जैसे पुरुषों में रहता है ना कि वो लोग हस्त मैथुन करते हैं,
तो हस्तमैथुन की वजह से बहुत ज़्यादा वीकनेस आती है, शुक्र धातु का क्षय होता है। ऐसा हस्तमैथुन अगर स्त्रियों में हो रहा है, तो जनरली ऐसा कोई सिम्पटम्स देखने को नहीं आता है। ये सब क्या होता है ना, ये सब जानना ज़रूरी है, बेसिक-बेसिक चीज़ें होती हैं। तो स्त्रियों में हस्तमैथुन से कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं होता है। दूसरा है कि अगर श्वेत प्रदर है, व्हाइट डिस्चार्ज हो रहा है, लिकोरिया है और कटी शूल के लक्षण हो रहे हैं, मतलब जब भी व्हाइट डिस्चार्ज हो रहा है, क्लॉट्स आ रहे हैं, या फिर जो भी स्टिकी-स्टिकी निकल रहा है, सफ़ेद पानी आ रहा है, उस टाइम पे कमर दर्द बहुत ज़्यादा होता है। तो उसमें 2 तरह का चिकित्सा रहता है। जो वर्जिन्स लड़कियाँ रहती हैं, मतलब कुँवारी लड़कियाँ रहती हैं, जिनका हाइमेन इंटैक्ट रहता है, तो उनको क्या करना है कि बस्ती दे सकते हैं हम लोग, या फिर पेट की अभ्यंतर दवाइयाँ दे सकते हैं और इंटरनल दवाइयाँ दे सकते हैं। क्या दवाइयाँ दे सकते हैं वो मैं बता रहा हूँ, और वातला योनि व्यापत की चिकित्सा दे सकते हैं और राजयक्ष्मा की चिकित्सा दे सकते हैं। तो जो वर्जिन लड़कियां रहती हैं उनको व्हाइट डिस्चार्ज ठीक हो जाता है। उनको हमें कभी भी ये योनि प्रदेश में हाथ नहीं लगाना है, क्योंकि हाइमेन इंटैक्ट रहता है। और जो मैरिड लड़कियां हैं, मैरिड जो स्त्रियां हैं, उनको योनि धावन कर सकते हैं, पिचू और वेश्वार का यूज कर सकते हैं। अब व्हाइट डिस्चार्ज में हम लोग क्या क्या दे सकते हैं, मैंने जो पहले के लेक्चर में बताया था कि चंद्र प्रभावटी अच्छा काम करता है, पुष्यानुक चूर्ण अच्छा काम करता है, फिर बोलबद रस अच्छा काम करता है, प्रद्रांतक रस अच्छा काम करता है, प्रद्रांतक लौह अच्छा काम करता है, और पुष्यानुक चूर्ण को इसके साथ तंडुलोदक के साथ अगर दिया जाए, मतलब चावल को लेके उसको भिगो दिया, 1-2 लीटर पानी में डाल के एक मुट्ठी चावल लेना है 50 ग्राम, और पानी में डाल के भिगो दिया, फिर वो चावल फूल जाता है 1 घंटे में, और उसके बाद में वो चावल को अलग कर दीजिए और वो पानी में आप मिश्री डाल दीजिए या चीनी डाल दीजिए और वह पुष्यानुक चूर्ण के साथ देंगे। इतना अच्छा फायदा होता है, श्वेत प्रदर भी ठीक हो जाता है, और दूसरा है कि कटी शूल भी ठीक हो जाता है। और क्या दे सकते हैं, तो लोद्रासव दे सकते हैं, दशमूलारिश दे सकते हैं, फिर उसके बाद में बस्ती चिकित्सा देंगे तो बहुत अच्छा व्हाइट डिस्चार्ज में फायदा होता है। उसके बाद में अपत्य पथ जो रहता है, मतलब जो सर्विक्स से वजाइना का जो एरिया रहता है, उसका संबंध महास्त्रोतस से रहता है, मतलब जो जीआईटी ट्रैक्ट रहता है, अन्नव स्त्रोतस, उससे संबंधित रहता है। अगर हम लोग का आहार रस अच्छे से नहीं बन रहा है, तो उसका इफेक्ट जरूर ही गर्भाशय पे पड़ेगा और फिर सर्विक्स एरिया पे पड़ेगा, वजाइना पे पड़ेगा। तो इसीलिए हमें क्या करना है कि अगर कोई स्त्री बहुत ही कृश है, बहुत ही पतली है और हमें उसको मोटा करना है, तो मैं कुछ कुछ चीज़ बता रहा हूँ, आप लोग करके देखिए। उनका वजन बढ़ाना है, और मैरिड हैं तो उनको योनि पिचू हम रख सकते हैं। तो उसके लिए जीवनीय गण जो है, जीवक, ऋष्वक, मेधा, महामेधा, काकोली, मुद्गपर्णी, माशपर्णी, जीवंती, यष्टि, मधु, यह जीवनीय गण जो बताया चरक संहिता में, उसका तेल आप सिद्ध करिए और पिचू बनाइए और योनि पिचू आप वहां रखिए। तो उससे क्या होता है कि जीवनीय गण अगर पिचू रखेंगे तो स्त्री शरीर का ब्रीहण होता है और वह स्त्री ये हो जाती है, नॉर्मल हो जाती है, मतलब उसका मादधातु का वृद्धि होता है। ऐसा विचार जो है ना, ये क्लिनिकल प्रैक्टिस में जो लोग डॉक्टर लोग अपने पेशेंट को सजेस्ट करते हैं, तो उन लोगों को बहुत अच्छा रिजल्ट मिला है। ये सारे ग्रंथों में नहीं लिखा है, ये बहुत सारे मराठी ग्रंथों में लिखा है, जीवने गण का देने से और रिजल्ट भी आता है, आप लोग इतना विश्वास रखिए। दूसरा है कि जो स्थूल स्त्री रहती है, तो हम लोग ऊपर से तो दवाइयां दे रहे हैं, मेदोहर गुगुल दे रहे हैं, विड़ंगादि लौ, त्रेउष्णादि लौ, मेदोपाचक, चंद्र प्रभावटी, आरोग्यवर्धिनी, लेखनीगण का काढ़ा, मोटापा कम करने के लिए दे रहे हैं। लेकिन अगर हमने अपत्य पथ मतलब वजाइना में अगर हमने लेखनीय गण का तेल सिद्ध करके उसका पिचू रखा, बहुत अच्छा रिजल्ट आता है, वेट अपने आप कम हो जाता है। मतलब वह भी एक मार्ग है जहां हम लोग ये मेडिसिन का एप्लीकेशन कर सकते हैं, रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ड्रग वो चेंज कर दिया, बहुत अच्छा फायदा होता है। उसके बाद में क्योंकि ना ऐसा ट्रीटमेंट करते हैं ना, तो इससे क्या होता है कि कंसीव होने में बहुत अच्छा फायदा होता है, क्योंकि स्थूलता रहती है, बहुत मोटापा रहता है, या स्त्री बहुत कृश रहती है, तो वो कंसीव नहीं हो पाती है। तो अगर हमने अपत्य पथ में ये सब रखा, योनि पिचू, तो कंसीव होने का चांसेस बढ़ जाता है, फर्टिलिटी के भी चांसेस बढ़ जाते हैं। दूसरा है कि ओसी पिल्स के बहुत पेशेंट आते हैं, ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स के साइड इफेक्ट हुए रहते हैं, तो उसकी वजह से क्या होता है, पीसीओडी रहता है, या फिर ग्रंथि रहता है, फाइब्रॉइड हुआ रहता है, सिस्ट हुआ रहता है, बॉडी का पूरा शरीर का सिस्टम भी बिगड़ जाता है। तो उसमें हमें क्या करना है, और उससे ना मानसिक विकृति भी बहुत आती है। यह चीज ओसीपिल जो गायनेकोलॉजिस्ट प्रिस्क्राइब करती है, वह ये सब नहीं बताती है।
क्योंकि ओसी पिल्स क्या रहता है, एक तरह से हार्मोन्स रहता है, केमिकल रहता है, तो अनवांटेड प्रेगनेंसी नहीं रहना चाहिए, इसके लिए वो ओसी पिल दिया जाता है। तो वो हार्मोन्स का ना बॉडी पे साइड इफेक्ट होता है बहुत ज़्यादा। तो हमें आयुर्वेद में क्या देना है, आयुर्वेद की क्या चिकित्सा दें कि ओसी पिल का साइड इफेक्ट जो है वह ठीक हो जाए। तो गर्भाशय पे क्या काम करती है, अच्छी दवाई कौन सी है, तो शतावरी जो है, अगर शतावरी दिया जाए, जैसे फाइब्रॉइड वगैरह है, सिस्ट वगैरह है, अगर मतलब गर्भाशय में है, उसके बॉडी में है, तो शतावरी दिया जाए तो वह ठीक कर देता है। अगर जो यूट्रस का बॉडी में, अब हम एक एक चीज ले रहे हैं, गर्भाशय पूरा होल गर्भाशय पे है तो शतावरी, अगर केवल बॉडी ऑफ यूट्रस में है तो महामृत्युंजय कषाय करके आता है, या मार्केट में मिलता है, यह अगर दिया जाए तो बहुत ज्यादा फायदा होता है। अगर मानस विकृति हो रही है ओसी पिल लेने से, मेंटली बहुत ये हो रहा है, मतलब मूड स्विंग हो रहा है, एंग्जाइटी हो रही है, डिप्रेशन आ रहा है, ऐसे कंडीशन है, तो मांसादी कषाय जो है मार्केट में मिलता है, या भेषज रत्नावली में बताया है, वह अगर मांसादी कषाय मतलब जटामांसी आदि से जो कषाय बनाते हैं वह अगर दिया जाए तो बहुत अच्छा फायदा होता है। इसके बाद में कभी कभी कॉपर टी लगाया जाता है और उसका साइड इफेक्ट होता है बॉडी पे। तो कॉपर टी क्या है, एक तरह से फॉरेन बॉडी है, और वह एक तरह से जैसे गर्भ होता है उसी तरह से गर्भाशय में हमने कॉपर टी लगा दिया, तो जिस तरह से उपविष्टक और नागोदर बताया है, मूड गर्भ, तो उसमें जो मूड गर्भ नागोदर वगैरह जो है उसमें जो साइड इफेक्ट होते हैं बॉडी में, वैसे कॉपर टी के भी साइड इफेक्ट्स होते हैं। तो हमें चिकित्सा क्या करनी है, तो ताम्र का शोधन बताया है रस शास्त्र में, तो उसमें शोधन बताया है, मारण करने वाली जो दवाइयां हैं वह अगर हमने दे दिया, मतलब कॉपर टी लगाए हुए पेशेंट को कुछ साइड इफेक्ट हो रहे हैं बॉडी में, जैसे पेन होता है, जैसे गर्भाशय में पेन हो रहा है कॉपर टी लगाने के बाद, फिर वेट बढ़ रहा है, या कोई डिस्चार्ज हो रहा है, ऐसे कुछ ना कुछ, एक तरह से कॉपर टी लगाए तो कॉपर का साइड इफेक्ट हो रहा है बॉडी में। तो उसमें हमने जो ताम्र के शोधन और मारण रस शास्त्र में पढ़ा है, उसमें जो वनस्पतियां हैं वह दिया जाए ना, तो जितना भी साइड इफेक्ट होता है वह सब ठीक कर देता है। यह विचार देखिए हमारे गुरुजी लोगों ने बताया, इतना अच्छा विचार है कि वहां का एप्लीकेशन यहाँ पे करना है। उसके बाद में जब पीरियड्स हो जाता है, पीरियड्स होने के बाद 6 to 12 डे जब रहता है, मतलब मेंसेस चला गया, छठवां से 12वां दिन प्रसाद रूप रज रज जो होता है वह आ रहा होता है, ओवुलेशन का पीरियड होता है। तो इस टाइम पे गर्भधारणा हम लोग अगर करने के लिए पेशेंट को सजेस्ट करें, कुछ लोग 9 to 14 डे बोलते हैं, कुछ लोग 6 to 12 डे में बोलते हैं, तो उसके वजह से ना बहुत फायदा होता है। मतलब उस टाइम पे अगर संबंध रखा जाए तो वो कंसीव होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। दूसरा है कि 13 to 20 13वां दिन से, मतलब मेंसेस बंद होने के बाद काउंट करें 1 2 3 4, तो 13वां से 20वां दिन तक पित्त बढ़ता है बॉडी में, और इसमें ऐसा सिम्टम होता है कि चिड़चिड़, इरिटेशन बहुत बढ़ता है स्त्री में, बहुत ज्यादा होता है। तो हमें चिकित्सा कैसे देनी है कि पित्त शामक चिकित्सा देनी है, जो पित्त का शमन करे, जैसे सुचेकर रस दे दिया, या फिर मधुर तिक्त कषाय रसात्मक द्रव्य अगर हमने दिया, जो मधुर रसात्मक है, तिक्त रसात्मक है, और कषाय रसात्मक वनस्पतियों का हमने, जैसे पटुलादि कषाय दे दिया, किरातिक्त आदि कषाय दे दिया, भून निम्बादि कषाय दे दिया, बहुत सारे जो तिक्त रसात्मक कषाय हैं वह अगर दिया तो चिड़चिड़पना जो रहता है माइंड का वह कम हो जाता है, क्योंकि क्रोधात पित्तम, क्रोध करने से पित्त बढ़ता है, और जो चिड़चिड़ होता है वह क्रोध की वजह से होता है, मूड स्विंग बहुत ज्यादा होता है। तो 13 to 28 डे जो रहता है स्त्री के शरीर में मेंसेस आने के बाद, तो उस टाइम पे अगर हमने यह चिकित्सा दिया, पित्त शामक चिकित्सा दिया, तो बहुत अच्छा फायदा होता है। उसके बाद में 20 दिन के बाद, जब 20वां दिन खत्म हो गया और नेक्स्ट मेंसेस आने के पहले जो टाइम रहता है उसमें नर्वसनेस बहुत ज़्यादा बढ़ता है, डिप्रेशन बहुत ज़्यादा आता है, तो उसमें नॉर्मली हम लोग ये चीज़ दें तो बहुत ज़्यादा फायदा होगा अपने पेशेंट में। तो उसमें क्या देना चाहिए, तो महाकल्याणक घृत दे दिया, या फिर ये दे दिया, स्मृति सागर रस दे दिया, स्वर्ण सारस्वता रस दे दिया, ब्राह्मी वटी दे दिया, तो नर्वसनेस जो है वह पूरी तरह से कम हो जाता है। या पंचगव्य घृत दे दिया, बहुत अच्छा फायदा होता है, या महातिक्त घृत दे दिया, बहुत अच्छा फायदा होता है। फिर उसके बाद में कभी कभी ये होता है कि स्तनों की वृद्धि बहुत ज़्यादा हो जाती है, तो उसमें मतलब एबनॉर्मल ग्रोथ हो जाता है। ऐसी छोटी छोटी बच्चियां भी जो आती हैं, जब वो प्यूबरिटी के पीरियड में जाती हैं तो उनकी वृद्धि हो जाती है। तो उसमें आयुर्वेद में क्या मतलब ट्रीटमेंट क्या है, कैसे हार्मोन्स को बैलेंस करें, यह हमारे पास प्रश्न उत्पन्न हो जाता है। तो उसमें हमें चिकित्सा कैसे करनी है कि रजस्वला परिचर्या का पालन कराना है,
क्यों? क्योंकि ना जब ये होता है पहला मीनार्चे होता है, पहला मेंसेस आने लगता है, तो रजस वाला परिचर्या का पालन नहीं किया जाए अच्छे से, तो वायु प्रकोपित हो जाता है और उसकी वजह से स्तनों की एबनॉर्मल वृद्धि होने लगती है। दूसरा है कि गर्भाशय की शुद्धि कराने वाली दवाइयाँ देनी है। ये सब करेंगे ना तो साइज नॉर्मल हो जाएगा। तो उसमें देवदारवा रिश दे सकते हैं, जिरकाद्य रिश दे सकते हैं, कार्पास मुलासव दे सकते हैं, बहुत अच्छा फायदा होता है। फिर प्राकृत रज करने के लिए ताप्यादि लौह दे सकते हैं, रस पाचक, रक्त पाचक, यह अगर देंगे तो प्राकृत रज की उत्पत्ति होगी, तो बहुत अच्छा फायदा होगा। फिर उसके बाद में तिल तेल लेना है और बादाम का तेल लेना है। बादाम का तेल और तिल तेल ये मिक्स करके और पूरे बॉडी में आगे से नीचे तक लगाना है, उससे बहुत अच्छा फायदा होता है। उसके बाद में जो भी लड़की बच्ची आ रही है जिसके स्तनों की एबनॉर्मल वृद्धि हो रही है, तो उनको फल घृत खाने के लिए देना है। और इंटरनली महापैशाचिक घृत जो बताया है, इसमें उन्माद रोगाधिकार में बताया है, चरक संहिता में महापैशाचिक घृत मिलता है मार्केट में। साउथ की कंपनियां बनाती हैं, एचडीएम कंपनी बनाती है, वैद्य रत्नम बनाती है, बहुत सारी कंपनियां बनाती है। तो महापैशाचिक घृत अगर इंटरनली दिया जाए तो बहुत अच्छा फायदा होता है, जो भी एबनॉर्मलिटी है वह पूरी तरह से ठीक हो जाता है। दूसरा, मुस्तादी यापन बस्ती अगर दिया, यापना सिद्धि में बताया है, मुस्तादी यापन बस्ती दिया तो बहुत अच्छा फायदा होता है। उसके बाद में कभी कभी हमारे पास ऐसे मैं अलग अलग चीज बता रहा हूँ, तो कभी कभी ऐसा होता है कि हमें ना ये करना पड़ता है कि पीरियड्स को ना पोस्टपोन करना पड़ता है। जैसे कोई त्योहार आ गया तो एलोपैथी के पास न जाके आयुर्वेदिक कुछ चीज लेना है कि मेंसेस को पोस्टपोन करना है, और वो भी नेचुरल वे से करना है। तो आप क्या करिए कि पोस्टपोन करना है ना, तो शतावरी का चूर्ण और स्वर्ण मालिनी वसंत ये अगर खाने को दें तो पीरियड जो रहते हैं वो पोस्टपोन हो जाते हैं। दूसरा, प्रीपोन करना है, मतलब जल्दी लाना है, क्योंकि जैसे दिवाली आ गया, दशहरा आ गया, जिस तो उस दिन पूजा वगैरह करना है और हमें थोड़ा एक दो दिन पहले आ जाए या 7 दिन पहले आ जाए, तो जो नींबू रहता है, नींबू लेमन, उसके बीज ले लीजिए और उसका कल्क बना के उसका सेवन करना है। तो पीरियड जो रहते हैं वो प्रीपोन्ड होते हैं। यह एक मतलब ग्रंथों से निकाला हुआ है, इसका कितना रिजल्ट आता है, 90-95% तो रिजल्ट आता है। आप लोग भी पेशेंट लोग को देके देखिए, बहुत अच्छा फायदा होता है। दूसरा, और भी मैं बताना चाहता हूँ, वजाइनल प्रोलैप्स के पेशेंट जब आते हैं, जैसे मतलब ये रहता है योनि भाग का प्रोलैप्स हो जाता है, तो उसमें क्या करना है कि गोमूत्र से, जब प्रोलैप्स हो गया है, योनि भाग पूरी तरह से बाहर आ गया है, तो गोमूत्र से या यवक्षार मिश्रित जल से धावन करना है। दूसरा, मूषक सिद्ध तेल होता है, उसका अगर पीचू डाल के और पूरा वजाइना का भाग अंदर डाल के वो पीचू अंदर डाला जाए तो बहुत अच्छा फायदा होता है। ऐसा बताने के लिए तो बहुत ज़्यादा है। मैं अभी लेक्चर बंद करता हूँ क्योंकि मैं बोल बोल के थक गया हूँ, मेरे पेशेंट भी आ रहे हैं। तो हम लोग ना इसका भाग जो है, ये जो फॉर्मूला मैं बता रहा हूँ बहुत सारा, इसका भाग हम कल करेंगे फिर से 3 बजे। तो मैं थोड़ा क्वेश्चन आंसर आप लोग का ले लेता हूँ, मैं थोड़ा क्वेश्चन आंसर ले लेता हूँ। अमृता जी का क्वेश्चन है कि कैन वी अप्लाई कोमन नकी लेप ऑन फेब्रुअरी बेस्ट। जी, अमृता जी आप जो पूछ रही है ना, वो कोमन नकी का लेप जो मैंने बताया ना, वो एप्लीकेशन के लिए ही बताया। यूट्रस फाइब्रॉइड लाइन ऑफ ट्रीटमेंट, अस्मिता जी का क्वेश्चन है, डॉक्टर अस्मिता जी का क्वेश्चन है। तो फाइब्रॉइड अगर पेशेंट में रहे ना, तो इसमें कांचनार गुगुल सबसे अच्छा काम करता है, करव्याद रसवटी अच्छा काम करता है, फिर मेदोपाचक अच्छा काम करता है, मांसपाचक जो रहता है वो अच्छा काम करता है। फिर उसके बाद में क्रव्याद रसवटी, आरोग्यवर्धनी, चंद्रप्रभावटी, फिर उसके बाद में कुमारी जो रहता है, कुमारी का एलोवेरा जो रहता है ना, उसका अंदर का जो जेल रहता है वो फ्रेश लीजिए और उसके साथ में गुड़ मिला के और वह खाने को दीजिए, बहुत अच्छा फायदा होता है फाइब्रॉइड में। और मुझे तो ये सब त्रिफला गुगुल, लेखनीय गण के जितने दवाइयाँ हैं ना लेखन करने वाली, वो सब दवाइयाँ देते हैं तो बहुत अच्छा फायदा होता है। 7-8 महीने लगते हैं, मैक्सिमम 1.5 साल लगता है, अगर बहुत ज़्यादा फाइब्रॉइड है, बहुत ज़्यादा। और वो भी फाइब्रॉइड कहाँ पर है, फेलोपियन ट्यूब के पास में है, बॉडी ऑफ यूट्रस के पास में है, फाइब्रॉइड कहाँ है, तो हर जगह के लिए ट्रीटमेंट अलग है। मैं फाइब्रॉइड पर एक लेक्चर लेने वाला हूँ, उसमें मैं और अच्छे से डिटेल में बताऊंगा। रजनी शर्मा जी पूछ रहे हैं कि स्टूल में अनडाइजेस्टेड फूड आने पर और टांगों में वीकनेस फील होती है, इसमें ग्रहणी दृष्टि का ट्रीटमेंट करना चाहिए, कौन सी मेडिसिन देना चाहिए। तो देखिए, स्टूल में अनडाइजेस्टेड फूड आ रहे हैं ना, तो इसमें ग्रहणी कपाट रस बहुत अच्छा है, परपट्टी कल बहुत अच्छा है, जैसे स्वर्ण परपट्टी, पंचामृत परपट्टी, लौह परपट्टी। कंडीशन देख के, अगर खून
की कमी है तो लौह परपटी अच्छा काम करेगा। लूज मोशन टाइप हो रहा है तो कुटज परपटी या पंचामृत परपटी, स्वर्ण परपटी, फिर तकरा रिष्ट, फिर उसके बाद में ग्रहणी कपाट रस, आरोग्यवर्धिनी बटी, यह सब दवाइयाँ देंगे ना रजनी शर्मा जी, तो यह ग्रहणी का प्रॉब्लम सॉल्व होगा। और आपके पेशेंट को वातज ग्रहणी है, इसलिए बहुत टांगों में वीकनेस फील हो रही है, तो घृत पान कराना है। जैसे पिप्पल्यादि घृत दे दिया, फिर जीवने घृत दे दिया, महातिक्त घृत दे दिया, यह जो सिद्ध घृत है ना वह सब देंगे ना। जो वातज ग्रहणी में चिकित्सा है उसमें भी घृत बताएं बहुत सारे, वह सब देंगे ना तो ये ठीक हो जाएंगे। डॉक्टर अस्मिता जी का क्वेश्चन है कि स्तन ग्रंथि में दशांग लेप लेने से बहुत अच्छा रिजल्ट मिलता है। जी, आप जो बता रही है ना डॉक्टर अस्मिता जी, वो सच में फायदेमंद होता है, बहुत अच्छा है। अमृता जी का क्वेश्चन है कि दशांग लेप से पक्वावस्था तो निर्माण नहीं होगा ना। हाँ, अमृता जी का यह बात बहुत सही है कि पक्वावस्था निर्माण नहीं होगा, लेकिन उसका पाचन तो थोड़ा से हो ही जाएगा। जो कुकुट नकी का जो है ना वो चूर्ण मिलता है मार्केट में, किसी को चाहिएगा तो मैं भेज दूंगा, उसका आप अगर लेप लगाएंगे तो बहुत फायदा होता है। भावना जी का क्वेश्चन है अदरक से घृत कैसे बनाएं नस्य के लिए। आप अदरक का स्वरस लीजिए, और स्वरस लेके और फिर पानी लीजिए, और दूध डाल के, और जिस तरह से घृत कल्पना करते हैं वैसा करेंगे तो बन जाता है। अमृता जी का क्वेश्चन है काश्मीरी घृत का रेफरेंस, तो ये चरक संहिता में बताया ना, योनि व्यापक चिकित्सा जो है उसमें बताया है। भानु शर्मा जी का क्वेश्चन है हाइपोथायराइडिज्म में आपने विदारी बताया था, इसकी कितनी मात्रा लेनी है और पथ्य पथ्य बताइए। हाइपोथायराइडिज्म में समान मात्रा में विदारी लेना है, बहुत अच्छा फायदा होता है। दीपाली अगरकर जी का क्वेश्चन है सर्वाइकल स्टेनोसिस की ट्रीटमेंट। सर्वाइकल स्टेनोसिस अगर रहता है ना तो उसमें पिच्चू रखना चाहिए, तो उसमें फल घृत का पिच्चू रखिए या शतावरी घृत का पिच्चू रखिए। वो पिच्चू रखते रखते वो सॉफ्ट हो जाता है, उसमें हमें कुछ करना नहीं पड़ता। जितना स्नेहन होगा ना वो स्टेनोसिस जो रहता है वो ठीक हो जाता है। और अभ्यंतर भी स्नेह देना है, वो भी खाने के पहले देना है। तो अवपीड़क स्नेह की तरह आप दे सकते हैं, जैसे गोक्षरादि घृत जो रहता है, या गोक्षरादि गुगुल देते हैं ना, तो वो योनि के स्टेनोसिस को ठीक करता है। गोक्षरादि घृत का तो हमारे गुरुजी लोगों ने हमें सिखाया, हम देते हैं, स्टेनोसिस पूरी तरह से ठीक हो जाता है। या गोक्षरादि घृत का अगर हमने वहाँ पिचू रखा उससे भी ठीक हो जाता है। नीलम जी का क्वेश्चन है क्रैम्स इन लेग व्हाट ट्रीटमेंट वी डू। क्रैम्स इन लेग है ना, पिंडकोद्वेष्टन है ना नीलम जी, तो उनको ना ये देखिएगा मल वेगावरोध जन्य सिम्टम होगा, मतलब मल वेग का अवरोध करते हैं, तो उसमें बस्ती बताया है, अनुलोमन दवाइयाँ देनी है, दीपन पाचन देनी है, मतलब स्टूल अच्छे से पास हो, अगर वो रहेगा ना तो अपने आप वो क्रैम्स आना ठीक हो जाता है। उसके बाद में अर्चना जी का क्वेश्चन है, डॉक्टर अर्चना जायसवाल जी का क्वेश्चन है मेंस्ट्रुएशन पोस्टपोन या पोस्टपोन करने के लिए कितने दिन पहले मेडिसिन दे, साइकिल के कौन से डेज में। इसके लिए जो मैंने बताया ना, नींबू के बीज को देना है, 7 दिन पहले देना है, और 7 दिन का इसमें अगर देंगे तो रिजल्ट आ जाता है। अभी सुनिए, हम लोग ना डॉक्टर ये निगम सर का जो लेक्चर हो रहा है जूम पे, वहाँ जो जो लोग आना चाहें वहाँ आ जाइए, हम लोग वहाँ मिलते हैं और क्लिनिकल एस्पेक्ट्स से हम लोग वहाँ डिस्कस करते हैं। आप लोग वहाँ इंटरेक्शन कर सकते हैं, क्वेश्चन आंसर पूछ सकते हैं, तो आप लोग वहाँ आइए, वहाँ हम लोग मिलते हैं 4 बजे का जो निगम सर का लेक्चर हो रहा है वहाँ। प्रणाम।